सो प्रीवियस लेक्चर तक हमने सारे फंडामेंटल्स को जितने भी फिनिश किया है वो हमारे फिनिश हो रहे हैं, और हमारी अब बस कुछ ही क्लासेस रह गई हैं फंडामेंटल सेशन की। इसलिए फंडामेंटल की क्लासेस अब ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। मतलब 7 8 10 क्लासेस या 5 क्लासेस, वट एवर क्लास आई विल टेक। उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव जो बच्चे सीपीए पढ़ रहे हैं उनकी सीपीए की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 22 ऑफ सितंबर से। और यूएससीएमए की क्लासेस अलग चल रही है। आईएफआरएस की अभी कल IFRS 15 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्लासेस बिल्कुल अबाउट टू एंड है। आई गेस आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, और बहुत कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे हैं, 4 मॉडल टेस्ट पेपर आपने दिए हैं, और चारों मॉडल टेस्ट पेपर को अगर आपने पास किया है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग जरा एक बार अपना अपना चैट बॉक्स में स्कोर लिखिए कि आपने क्या स्कोर किया है। बेटा ये ना करो जिसने किया है, क्या नाम है, इससे क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। सो आई एम आस्किंग कि आपके अपने अपने स्कोर लिखना है। अभी मैंने ग्रुप चैट ओपन कर दी है जरा, क्योंकि अब हम लोग अबाउट टू फिनिश है हमारे फंडामेंटल सेशन की, और नई क्लासेस स्टार्ट होनी है। 78 पिंक की अप्रोक्सीमेट फाइनल स्कोर में जो हमने आपको मॉक टेस्ट लिया था, 75 84 मैं पढ़ रहा हूँ स्कोर। सौरभ 78। बाकी सब किसका इंतजार कर रहे हैं? सार्थक जाधव, पराग, अनीश राणा, वंशिका, और बाकी सब अभी इंतजार में हैं। परवेज इकबाल 70। बस 8 10 लोगों ने दिए मॉक टेस्ट। आरजे अमित, मतलब सारे बच्चे, जो भी बच्चे अगर 80s में नहीं आ पा रहे सेकंड टाइम, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बुक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है सौरभ, ये तो फंडामेंटल क्लासेस हैं। कौन से कोर्स में आपने एनरोल किया है? और बुक्स आपको डिजिटल भी मिल जाती है, फिजिकल बुक्स अलग होती है, IFRS ना, डिजिटल बुक्स मिल जाती है, और नोट्स हम दे रहे हैं वैसे भी। तो चलिए, सभी बच्चों ने अपने अपने स्कोर लिखने की कोशिश की है। सो हाँ, बुक्स में एक बार, क्योंकि थोड़ा पंजाब में फ्लड आ गया था, तो वो जो कुरियर वाला था उसके पास सारी बुक्स गीली हो गई, फिर से उसको छपवाना पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा वो हो गया है। बट आपको पहुंच जाएगी वीक 1 2 दिन में, क्योंकि अभी वो वापस से प्रिंट हो गई है पूरी सारी बुक्स। पानी इतना पूरा वो आ गया था कि ऑलमोस्ट 1000+ बुक्स। CMA की तो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, 4 5 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें शकील खान, आप उसमें क्लास में डेफिनेटली आइए। आज भी 10:15 बजे क्लास है CMA की। सैटरडे 10:15 बजे होती है, और संडे मतलब 2:30 बजे के आसपास होती है वो क्लास। चलिए, सो अभी हम अब, अच्छा, जो नए हैं उनके साथ में एक जूम सेशन करेंगे शकील। मंडे और ट्यूसडे आपके साथ में एक जूम सेशन होगा, जिसमें आपको प्रॉपर आइडिया दिया जाएगा हाउ टू स्टडी। तो जो भी बच्चे CMA को ज्वाइन किए हैं उनके साथ में मेरी एक जूम सेशन है, सो फॉर फर्दर प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिस सेशन विल बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे आप अपनी टीम से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। और IFRS के तो हमारे रेगुलर सेशंस होते रहते हैं लाइव क्लास में। चलिए, तो अभी हम क्लासेस में फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके सामने एक फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ABC कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। इनकम स्टेटमेंट आपको दिया है। सबसे पहले आपको नेट इनकम निकाल के दी हुई है। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहला काम आपको नेट इनकम को ही लिखना होता है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक मेथड होती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारा होता है नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट हम
यहां पर लेकर चल रहे हैं जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, विच इज 80,000। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। सो एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो हम नॉन कैश आइटम को ही क्या करते हैं तो डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। सो डेप्रीशिएशन आपका क्वेश्चन में गिवन है, आपको 10,000 प्लस कर देंगे। चलिए उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इज ए नॉन कैश आइटम, यस और नो? हाँ, जसलीन मैडम का मैसेज मिल गया, शकील आपके साथ मंडे या ट्यूसडे मीटिंग करेंगे 1-to-1। सर तो ये भी क्या है, आपकी नॉन कैश आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो इसको हमने क्या करना है, लेस कर देना है, क्योंकि ये क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, सो -5,000 कर देते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दी गई है एक, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अब अगला एडजस्टमेंट क्या आना चाहिए। हमने नॉन कैश आइटम को तो दे दिया, मैं देखना चाहता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा है या नहीं देखा है। अगली आइटम क्या होनी चाहिए? सो अगली आइटम होनी चाहिए हमारी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो सबसे पहले उसमें करंट एसेट्स आ जाएगी। सो आप मुझे बताइए, करंट एसेट्स में हम कैश को नहीं लेते हैं, क्योंकि कैश एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कैश के अलावा दो चीजें आपको करंट एसेट्स में देखने को मिल रही है, ये 24 का डेटा है, ये 23 का डेटा है। तो 23 से आपके अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। तो अकाउंट रिसीवेबल अगर इंक्रीज होते हैं, तो आप क्या करते हैं, व्हाट शुड बी डू? तो सबसे पहले ए आर, आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है, इट विल इनफ्लो और आउटफ्लो। 5,000 से मुझे इनफ्लो करना है या आउटफ्लो करना है, आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको बताना है सर ये आउटफ्लो होगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, -5,000 कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद आपका अकाउंट रिसीव के बाद इन्वेंट्री आ रही है, जो कि कम हो रही है 4,000 से। तो इसका मतलब इन्वेंट्री हमने डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब हमने इन्वेंट्री सोल्ड कर दी होगी, तो हमारे लिए इनफ्लो हो गया। तो सर इन्वेंट्री, अब चलिए लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही दिख रहा है, अकाउंट्स पेबल, जो 18,000 था लास्ट ईयर और अब 15,000 हो गया। तो अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा है, क्या करना चाहिए? अकाउंट्स पेबल अगर हम डिक्रीज करते हैं, तो अगेन इट्स से आउटफ्लो, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है, -3,000 कर दें। जी सर। तो ये सारी आपकी आ चुकी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सो ये सारी चीजें हो गई। अब हमने लाइबिलिटीज और सारी चीजें ले ली, तो इसके बाद जो भी प्लस माइनस होगा, अगर हम इसको प्लस माइनस कर दें, तो नेट इनफ्लो और आउटफ्लो आ जाएगा हमारा। प्लस माइनस करके 83, तो ये हमारे लिए क्या आया है, इनफ्लो आया। तो नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप 12th क्लास से बनाते थे, हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं। अगली एक्टिविटी हम लिख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो हमें पता है कि हमें केवल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बातें करनी है, और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड यहां पे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो मैंने आपको एक बैलेंस, अब आपके सामने दो इक्विपमेंट की एक नेट वर्ड लिखा, नेट। ठीक है, इसका मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। अब आपके सामने क्वेश्चन
60,000 से 75,000 इक्विपमेंट हो गया है, और नीचे के इक्विपमेंट विद एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। आई विल नॉट स्पीक एनी वर्ड्स, मुझे आपने बताना है कहाँ क्या होना चाहिए। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि अगले ट्रांजेक्शन्स के बारे में आप बताइए कि आप एग्जाम में होते तो दो चीजें क्या लिखते। आई विल एक्सप्लेन, बट आफ्टर लिसनिंग योर वर्ड्स। अमाउंट के साथ में बताइए। ट्रांजेक्शन आपके सामने है। चलिए, सभी लोगों को कोशिश करनी है। ये बेसिक क्लासेस हैं, तो बेसिक क्लासेस में बिल्कुल बेसिक चीजें ही पढ़ना है हमें। इनफ्लो 5,000, क्या इनफ्लो विकास? एडिशन इन पीपी 15,000। शकील खान बोल रहे हैं 15,000, बाकी सब। चलिए, बहुत कम बच्चों को पता है शायद से। तो सर, इक्विपमेंट 60,000 से 75,000 हो रहा है। ठीक है। इक्विपमेंट विथ ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कैश। चलिए, तो हम अगर यहां पर एक पहला लिखें कि इन इक्विपमेंट सोल्ड, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो ये तो हमारे लिए 10,000 का इनफ्लो हो गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है सर। अब सर, इसका गेन तो हम ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं, 20,000 या 15,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो 5,000 हमने इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चे इक्विपमेंट का अकाउंट गलत बना लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा 60,000, 75,000 लिखा है। तो इक्विपमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, है ना, और यहाँ नेट लिखा है, मतलब 60 से 75 हो रहा है। सीधी बात है, हमने इन्वेस्टमेंट खरीद दिया होगा, इक्विपमेंट खरीदा होगा। इक्विपमेंट परचेस। ठीक है। तो परचेज किया तो 15,000। तो ये आपका हो गया 5,000, क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। नेट 5,000 अगर माइनस कर दें तो हमारी नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई, विच इज 5,000 नेगेटिव में, है ना। ये हमारे अगली आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में अब हमें सबसे पहले नीचे दो चीजें देखनी है। बॉन्ड पेबल 23 से 23 में 30 थे, नाउ 40 हो गए। तो बॉन्ड पेबल क्या होगा? बॉन्ड पेबल, सर इसका मतलब हमने नए बॉन्ड इशू किए हैं 10,000। जी सर। कॉमन स्टॉक 25 से 35 हो गए, तो हमने कहीं ना कहीं कॉमन स्टॉक भी इशू किए हैं। तो वो हो जाएगा 10,000 हो गया। और रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी प्रॉफिट का पार्ट होता, तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, तो ये दोनों इनफ्लो हो गए। नेट, अच्छा नीचे एक डिविडेंड भी दिया है आई गेस, डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड क्या है हमारा?
-20,000। तो अल्टीमेटली ये क्या बच गया, जीरो बच गया, प्लस माइनस। अब ये तीनों एक्टिविटीज का हम क्या करेंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना होता है, एक ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस लिखना होता है। तो यहां पर आपका नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है, ओपनिंग 20,000। तो आपका ये जो नेट आया था तीनों एक्टिविटीज का मिला के 81, यहाँ पे इनफ्लो था 5,000, आउटफ्लो था यहाँ जीरो था, तो यहाँ कितना हो गया ये 76,000। तो 76 प्लस इसको क्लोजिंग करेंगे तो 76 इंक्रीज ही है ना, इनफ्लो है और ये भी ओपनिंग है, तो ओपनिंग प्लस दिस मिला के क्या आ जाएगा आपको, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वल, विच इज 96,000। एनी इशू विद दैट। डिविडेंड हमने पेड कर दिया, इक्विपमेंट का हमने दे दिया, और कुछ भी कोई इंपैक्ट नहीं बचता है। ठीक है जी, तो कैश बैलेंस हमने यहाँ पे क्लोजिंग निकाल दिया। और बैलेंस शीट का आपको पता ही है कि अगर आपको टोटल करना हो तो एक तरफ का टोटल लग जाता है, अगर इस तरफ का टोटल लग जाएगा, इस तरफ का टोटल ऑलरेडी लगा है, तो बैलेंसिंग फिगर में हम रिटेन अर्निंग लिख सकते हैं। ये बात आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। वैसे हमें बैलेंस शीट बनाना टोटल हम पहले लेक्चर्स में ही सीख चुके हैं। अगर मुझे यहाँ पे कैश का बैलेंस मिल गया है और मैं इनका टोटल लगा दूं, लायबिलिटी का टोटल अगर मुझे मिल जाए, तो मैं दोनों साइड का टोटल कैलकुलेट कर सकता हूं। बट ये कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट में आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि ये मिल गया है तो इसका टोटल भी क्या होगा आपका, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। समझदार हैं कि नहीं इस मैटर पे। क्या सबको किसी को दिक्कत आई इस कैश फ्लो को समझने में, बेसिक लेवल के कैश फ्लो को समझने में। क्योंकि हमें पहले बेसिक लेवल को ही बहुत अच्छे से समझना होता है, तब हम जाके एडवांस लेवल को डिस्कस कर पाते हैं। तो ये हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको समझाया कि इस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी चीजें समझनी होती है। जब आप रिस्पेक्टिवली अपने यूएससीएमए और यूएससीपीए में कैश फ्लो पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन आती है, क्योंकि वहां पर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो अभी कुछ पार्ट हमारा रह गया, लेकिन जब हम वो उसमें सीखते हैं, और आईएफआरएस में काफी डिटेल में है, लेकिन पहले हमें बेसिक्स के बारे में समझ में आना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में नहीं आई सर, 60,000 का इन्वेस्टमेंट था, 75,000 हो गया, इसका मतलब हमने 15,000 का खरीदा होगा, इक्विपमेंट परचेज किया तो आउटफ्लो हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट हमने सोल्ड किया है, 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसके ऊपर 15 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, हमने बेचा 10,000 में है। तो एक्चुअल में आपने कितने में सोल्ड किया, 10,000 में, वो आपने लिख दिया। अब सर उसका जो अकाउंट है, उसका जो गेन है, वो तो ऑलरेडी आप नॉन कैश आइटम में ले चुके हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अगर कोई बॉन्ड इशू करके हमने एसेट्स खरीदी, तो उसका क्या इंपैक्ट होना चाहिए, सोच के आंसर देना। IS 7 में गवर्न होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। नो इम्पैक्ट, क्योंकि आप बॉन्ड इशू करके यानी एक असेट को ला रहे हो लेकिन लायबिलिटी को भी बढ़ो, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्क्लोजर में आते हैं। कहाँ आते हैं, तो डिस्क्लोजर को आप समझेंगे मेन करिकुलम में। ये तो बेसिक क्लासेस है कि जब हमें डिस्क्लोज करना होता है तो कहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है, उसके लिए आपको पूरे नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में भी क्या है, समझ में आना चाहिए। तो क्या आपको ये वाला कैश फ्लो आ गया, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब मैं इसमें थोड़ा सा एडवांस चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं।
मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक एडजस्टमेंट दिया था ना, जिसमें आपने मशीनरी से बैलेंस निकालकर इनफ्लो और आउटफ्लो बताया था, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया था। सर रिसीवेबल, रिसीवेबल तो आपका वो है, करंट एसेट्स होती है, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है, हमें आज के लेक्चर में इस बात को भी समझना है। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में आप नेट प्रॉफिट को कैश का इनफ्लो मानते हैं। ठीक है सर। जी सर। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप प्रॉफिट को लेते ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड तो आपसे दो ही बात बोलती है कि आपको एक्चुअल में कहां से पैसा मिला है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बतानी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट मेथड में, तो आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहां कहां से पैसा आ सकता है या कहां कहां से पैसा जा सकता है। मेरे आपसे दो तीन क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड में आपको सोच के बताना है, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट क्या आप अपना माइंड चला सकते हैं या नहीं चला सकते। आप अकाउंट्स और फाइनेंस के थोड़े बहुत लिटरेसी आपका बड़ा है या नहीं बड़ा है। तो सर सबसे पहले कुछ बच्चों ने लिखा सेल ऑफ गुड्स, दोनों ने गलत लिखा है। सेल ऑफ गुड्स में दो चीजें होनी चाहिए, अगर वो कैश में सेल्स हो तो। अगर क्या क्रेडिट सेल्स होगी तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो, तो हमें उधारी वाला बात नहीं करना है। तो डायरेक्ट मेथड में आपको केवल और केवल कौन सी सेल्स लिखना है, कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स नहीं लिखना, कैश परचेज। अब उसके अलावा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहां से पैसा आ सकता है आपको बताना है, आपने अभी दो ही बताए हैं, तीसरा और बताना है आपको। कई बच्चे लोन लिख रहे हैं, लोन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सेल ऑफ असेट लिख रहे हैं कई बच्चे, मतलब सही सोच नहीं पा रहे। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। हमें सेल, क्रेडिट सेल्स को नहीं लिखना है कैश फ्लो में, हमने क्या लिखना है, जो भी कलेक्शन आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें पिछले साल का कलेक्शन इस साल हुआ है और इस साल जो सेल करी है उसका भी कलेक्शन हुआ है, दोनों आएंगे या केवल करंट ईयर का आएगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो सर दोनों आएंगे, कस्टमर से जो भी पैसा मिला है वो हमें यहां लिख देना। और क्या आ सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, सर पेमेंट टू सप्लायर। ठीक है, जो पेमेंट फॉर सप्लाई, जो हम जो भी पेमेंट फॉर सप्लाई, जो भी हमको सप्लाई होती है उसकी पेमेंट हम करेंगे। सर पांचवा हमारा इंटरेस्ट इनकम, हमने पढ़ा हुआ है। सिक्स हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव जो भी हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना। और क्या हम ये लिख सकते हैं सेवंथ नंबर पर, सर ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट। इनकम टैक्स पेड, तो बस इसका जो भी आया है वो इनफ्लो, और जो भी गया है उसको आउटफ्लो प्लस माइनस करके आप निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड होती है। लेकिन सर आपको याद है मैंने एक आपको लेजर बनाकर बैलेंस कैलकुलेशन करना सिखाया है। हाँ, जीएसटी टीडीएस की पेमेंट सब आ जाएगी, टैक्स लिख दिया, इनकम टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, वॉट एवर जो भी। क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है लेजर बना के बैलेंसिंग फिगर निकालना, इन्वेंट्री का,
अकाउंट रिसीवेबल का कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर, क्या उस मेथड को यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर सारे पढ़े तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। सर बाकी बची इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, सर क्या डेप्रीशिएशन आएगा डायरेक्ट मेथड में, यस और नो? अगला क्वेश्चन आपसे ये है, एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे ही पूछा जा सकता है, क्या हम डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट करते समय डेप्रीशिएशन को लेंगे? क्या हमको कोई किसी प्रकार का कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे गेन होता है उसको लेंगे? नहीं लेंगे सर। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम यहां पर नेट प्रॉफिट को ले ही नहीं रहे। हम तो यहां पर डायरेक्ट जो हमको कैश का इनफ्लो होता है डायरेक्ट। तो बताइए आप अगर इन्वेस्टिंग में क्या चीजें लेंगे? सर दो ही चीज लेना, सेल और परचेज ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। परचेज जो आप उसमें लेते थे, परचेज ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। और फाइनेंसिंग में जो भी आपको पैसा आएगा जो आप पढ़ रहे थे उधर, तो देखा जाए तो सर डायरेक्ट मेथड तो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आप हमेशा डायरेक्ट ही बनाते, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में सेम होती है। जो आप सेल करेंगे जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टमेंट है, जो परचेज करेंगे वो आपकी एसेट है। और फाइनेंसिंग में जो भी आप लोन के लिए इशू करेंगे पैसा आएगा। अगर आप इक्विटी शेयर, तो सिंपल खत्म हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? एज सिंपल इज दैट। गुडविल अमोर्टाइजेशन आएगी क्या? सर गुडविल परचेस करेंगे तो कहाँ आनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट होगा ये भी कहीं ना कहीं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गुडविल परचेस इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस कराया, शेयर इशू किए, हमारे पास पैसा आया, हमने बॉन्ड इशू किए, हमारे पास पैसा आया, हमने लोन का रीपेमेंट किया, हमारे जेब से पैसा गया, हमने लोन लिया, हमारे पास पैसा आया। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहाँ आना चाहिए कि आना ही नहीं चाहिए? मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं आना चाहिए। सर बेड डेब्ट्स कहीं आना चाहिए क्या? अगला क्वेश्चन, बेड डेब्ट्स क्यों आएगी? बेड डेब्ट्स क्या एक्चुअल में कोई पैसा गया है? सर हम जब लिख ही रहे सप्लायर से कलेक्शन फ्रॉम सप्लायर, जो हमें किसी प्रकार का लॉस, किसी प्रकार का गेन, किसी प्रकार का अमोर्टाइजेशन, क्या डायरेक्ट मेथड में आएगा? यस और नो? नहीं आएगा सर। ना तो किसी प्रकार का लॉस, नो लॉस, नो इनकम, नो अमोर्टाइजेशन। नॉट डायरेक्ट मेथड में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो क्या बोलती है, एज सिंपल इज दैट, नो डेप्रिसिएशन। क्यों सर? क्योंकि डायरेक्ट मेथड ने तो साफ बोला ना भैया, जहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? कैश से पैसा, सेल से आया, परचेस करने से पैसा गया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से पैसा आया, पेमेंट टू सप्लायर को पैसा गया, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हमको और रिसीव्ड लिख रहा हूं मैं, अर्नड नहीं लिख रहा हूं। आप नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नो प्रोविजन नो रिजर्व। सर उसका सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट तो प्रॉफिट वाली तो कोई भी आइटम नहीं आना है। नो प्रोविजन नो रिजर्व। चलिए, अक्रूड इनकम, अनऑर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड आपने कराया तो एक्चुअल में आएगा क्योंकि वो पेमेंट है। तो आपको सर एक्सपेंसेस में भी यहां पर आपको एक्सपेंसेस पेड वर्ड के ऊपर फोकस करना है। क्या लिखना है? एक्सपेंसेस पेड, जो चाहे आपने नेक्स्ट ईयर का करा हो, और जो भी इनकम आपको रिसीव्ड हुई है, देखो मैंने यहां पे इनकम के साथ में रिसीव्ड लिखा है। बात समझ में आ गई? तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो पहले से आता था सर। कहां आता था हमको? यार आपने मुझसे शुरुआती दौर में एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, अक्रूवल बेसिस ऑफ प्रॉफिट और कैश बेसिस ऑफ प्रॉफिट। सीखा है कि नहीं सीखा है? अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग और कैश बेसिस। बेटा वो जो अब कैश बेसिस पे सीखते थे वो यही है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हमने बाइफरकेशन कर दिया है, दैट्स ऑल बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। सर इनकम टैक्स वाले कैश फ्लो यूज करते हैं क्या? नहीं, इनकम टैक्स को कैश फ्लो का कोई लेना देना नहीं है।
सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको अब किसी भी प्रकार का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया होगा, आप उसका 80-90% तो बना लेंगे? मैंने 10% क्यों नहीं बोला, क्योंकि 10% में कुछ एडवांस लेवल की चीजें जो आएंगी, जो आप मेन करिकुलम में सीखते हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। पर रिस्पेक्टिव क्लासेस को हम यहां अगर पढ़ा देंगे तो फिर आपका बेसिक्स और वो एडवांस मिक्स हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वो एडवांस, अब जब आप हमारे से मेन क्लासेस पढ़ेंगे तो एक तरीके से आपका रेप्लिका होगा जो सीएमए। सर ये कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा हमें? बेटा ये सीपीए की क्लासेस में एफएआर सब्जेक्ट को हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 22 से, यूएससीएमए की जो हमारा पार्ट 1 होता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर मैं केवल उसमें रिस्पेक्टिव चीजें बताऊंगा, बाकी आप बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग ऑलरेडी हैं। आपने 3 तो मेरे 4 मॉडल टेस्ट पेपर दे चुके हैं आप, उसके बाद आपने कुछ असाइनमेंट्स कर लिए हैं। अब आपकी जनरल एंट्रीज ही रहती हैं बस। ठीक, नम्रता जी आपके साथ में जूम सेशन करेंगे, जो बच्चे नए हैं उसके बारे में हम मंगलवार को मीटिंग करेंगे, दोज हु हैव रिसेंटली ज्वाइन। तो डेफिनेटली आप उस सेशन में अटेंड कीजिए तो आपको आइडिया मिलेगा। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि आपको फंडामेंटली पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं कैश फ्लो की? फंडामेंटली यानी कि आपका लॉजिक अब क्लियर हो चुका है। मतलब जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं, अगर आपने पूर्ण ईमानदारी से उसको देखा है, आपने उसके असाइनमेंट दिए, उसके चारों मॉडल टेस्ट पेपर, अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपका लेवल तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बेटा। बट अभी भी हमारी कुछ एडवांस है। तो जब आप सोचिए पूरा करिकुलम आपको आ जाएगा, सारे मॉक टेस्ट दे देंगे आप, तो आप कितने ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुके होंगे। डेफर्ड टैक्स जैसी चीजें आपने पढ़ी, इन्वेंट्री पढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग पढ़ी, लोन अमोर्टाइजेशन आपने सीखा, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू आपने सीखा, उसके बाद अब आपने अक्रूड अनअर्न्ड इनकम, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपने पढ़ी हैं कि उसके बाद आपने बैलेंसिंग को कैलकुलेट करना सीखा, फिर कंसाइनमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं दूसरों के कंपैरिजन में, अगर आज आपको सारी चीजें पता हैं। बस अब आपको रिवीजन करना होता है। तो ये हमारा एक सेगमेंट खत्म होता है, अब हम दूसरा सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं।